24 जून 1962 अहमदाबाद के साधारण मिडिल क्लास परिवार में गौतम का जन्म हुआ। पिता शांतिलाल अडानी कपड़े का छोटा सा व्यापार करते थे। 7 भाई बहन, एक छोटा सा घर। लेकिन गौतम की आंखों में सपने अहमदाबाद की गलियों से कहीं बड़े थे। जब उनके दोस्त खेल रहे होते तब गौतम मैंसन के पास खड़े होके व्यापारियों की बातें सुनते और उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। जिसके कारण जब वे गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉलेज करने गए तो महज 2 साल बाद ही उन्होंने वहां से ड्रॉप आउट ले लिया। घर वाले उनके फ्यूचर को लेके काफी परेशान हुए, लेकिन गौतम ने डिसीजन ले लिया था और एक दिन जेब में कुछ 100 रुपए लेकर निकल पड़े उस शहर की तरफ जहां या तो सपने सच होते हैं या फिर टूटकर बिखर जाते हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में गौतम ने एक हीरे परखने वाले के तौर पर काम शुरू किया। वे दिन भर लेंस के आगे हीरो की चमक को परखते और रात को एक छोटे से कमरे में सोते। लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ हीरा नहीं बल्कि इंसानों को भी परखना सीखा। सिर्फ 2 साल, महज 2 साल लगे उस 20 साल के लड़के को अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस खोलने में। लोग हैरान थे कि अहमदाबाद का ये लड़का इतनी जल्दी मुंबई के मार्केट की नब्ज कैसे समझ गया। उनका पहला बड़ा प्रॉफिट था 10,000 और यार 1980 के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी, लेकिन गौतम के लिए तो ये सिर्फ शुरुआत थी। तभी उनके बड़े भाई महसूब अडानी का फोन आया। महसूब भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी और वहाँ उन्हें गौतम की जरूरत थी, जिसके कारण गौतम को वापस अहमदाबाद जाना पड़ा। और यहाँ भाई की फैक्ट्री में काम करते करते गौतम ने एक चीज नोटिस की कि इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं था। उस टाइम हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता। लेकिन यार इसी बीच उन्होंने एक गैप देखा। उनकी प्लास्टिक कंपनी का रॉ मटेरियल यानी पीवीसी का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा था, लेकिन सप्लाई बहुत कम। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद इस पीवीसी को बाहर से इंपोर्ट करेंगे और इसी आइडिया से 1988 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स बनाई, जिसे आज हम अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। यार स्टार्टिंग में ये एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म थी जो प्लास्टिक के साथ डिटर्जेंट और पाउडर को एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन असली गेम शुरू हुआ 1991 में। ये इंडिया की हिस्ट्री का वो साल था जब देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था। तब मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी के दरवाजे खोले, जिसे लिबरलाइजेशन कहा। इसमें अब तक जो चीजें सरकार कंट्रोल करती थी वो अब प्राइवेट लोगों के लिए खुल रही थी और गौतम अडानी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कोल, मेटल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तेजी से एक्सपेंशन किया और कुछ ही सालों में उनका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। देखो ट्रेडिंग से पैसा तो आ रहा था, लेकिन गौतम अडानी एक बड़ी प्रॉब्लम नोटिस कर रहे थे। इंडिया में तब सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकारी पोर्ट से ही होता था, जहां काफी भीड़ होती थी, जिसके कारण जहाजों को खड़े होने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने सोचा अगर मैं अपना माल खुद के पोर्ट से ही उतारूं तो कैसा रहेगा और इससे मेरा कितना पैसा और टाइम भी बचेगा। 1995 में उन्हें ये मौका मिला। यार गुजरात सरकार ने मुंद्रा में एक जेटी बनाने की परमिशन दी। अब लॉजिक समझिए, मुंद्रा एक ऐसी जगह थी जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ रेगिस्तान। लेकिन इसकी जियोग्राफी में एक नेचुरल एडवांटेज ये था कि यहाँ का पानी गहरा था, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स यहाँ आसानी से आ सकते थे। इसीलिए गौतम अडानी ने वहाँ पोर्ट तो बनाई, साथ ही अपना फैक्ट्री भी वही बना लिया। कारण ये था कि फैक्ट्री माल बनाएगी और 5 मिनट में ही वो माल पोर्ट पर होगा और फिर वहाँ से सीधा विदेश, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऑलमोस्ट 0 हो गया। और इसे उन्होंने नाम दिया अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बाद में उन्होंने 64 किलोमीटर की खुद की अपनी प्राइवेट रेलवे लाइन बिछा दी, जो मुंद्रा को नेशनल रेलवे ग्रिड से जोड़ती थी। आज मुंद्रा इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। और यार अगर नॉर्थ इंडिया में कोयला आना है या गाड़ियां विदेश जानी है तो उसका एक बड़ा हिस्सा अडानी के पोर्ट से ही होके गुजरता है। और मुंद्रा पोर्ट वो इंजन बन गया जिसने बाकी सारे अडानी बिजनेसेस को फ्यूल दिया। 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताज होटल में गौतम अडानी अपना डिनर कर रहे थे। तभी होटल पर अचानक से आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। फिर डर के अडानी वहीं रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठ गए। लगभग 15 घंटे तक वो उस मौत के बीच फंसे रहे, जहां हर पल उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये उनकी आखिरी रात है। बट अगले दिन जब एनएसजी कमांडोज ने उन्हें बचा कर निकाला तो उनके शब्द थे, मैंने मौत को सिर्फ 15 फीट की दूरी से देखा है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसे 2 हिस्से देखे कि जहाँ मैंने मौत बहुत नजदीक से देखा था। यार इन इंसिडेंट्स ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया आगे बिजनेसेस के लिए। इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है जिसके लिए 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट थी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल। उन्होंने सोचा क्यों न इन तीनों पे अडानी का स्टैंप हो। यार फिर उन्होंने मुंद्रा पोर्ट में ही इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट खड़ा कर दिया, जिससे यार ऑब्वियसली खुद का पोर्ट होने के कारण ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा और बिजली सस्ती बनी। और फिर अडानी पावर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर बन गई। यार उनका अगला मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी विल्मर के साथ हाथ मिलाया और यहीं से ऑयल का एक प्रोडक्ट निकला फॉर्च्यून, जो देखते देखते इंडिया का नंबर 1 एडिबल ऑयल बन गया और आज हर घर में पाया जाता है, जिसके कारण एंट्री हुई अडानी विल्मर की।
और फिर आया 2019 का वो साल जब अडानी ने एक साथ 6 बड़े सरकारी एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर जीत लिया, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम आते हैं। बाद में अडानी को ग्रीन एनर्जी में भी ग्रोथ दिखी और टारगेट लिया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का। यार कच्छ के खावड़ा में वो एक ऐसा सोलर पार्क बना रहे हैं जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। देखते देखते अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे, लेकिन 24 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क से एक ऐसी डिजिटल मिसाइल चली जिसने अडानी ग्रुप के शेयर को मिट्टी में मिला दिया। एक छोटी सी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में बड़े बड़े आरोप थे कि अडानी ने अपने कंपनीज के शेयर की कीमत झूठ बोलकर बढ़ाई है और विदेशी सेल कंपनीज के जरिए पैसा घुमाया है। यार ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक फाइनेंशियल बॉम्ब था। अगले कुछ दिनों में ही अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू से 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा साफ हो गया। दुनिया भर का मीडिया चिल्ला रहा था कि अडानी अब वापस नहीं उठ पाएगा। उनका 20,000 करोड़ का एफपीओ उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया ताकि उनके इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। यार गौतम अडानी रिच लिस्ट में टॉप 3 से सीधा टॉप 20 से भी बाहर हो गया। हर तरफ से एक ही सवाल था, क्या यह अडानी का अंत है? लेकिन गौतम अडानी ने एक बहुत पुरानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अपनाई, डीलेवरेजिंग का, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपना कर्जा कम करना शुरू किया। अगले 12 महीनों में उन्होंने लगभग 2.5 बिलियन का कर्जा वक्त से पहले चुका दिया ताकि यार बैंक्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीता जा सके। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब मार्च 2023 में एक इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर राजीव जैन की फर्म GQC पार्टनर्स ने गिरते हुए बाजार में अडानी के स्टॉक्स में 15,446 करोड़ डाल दिए। ये कोई चैरिटी नहीं थी बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था। उन्होंने देखा कि अडानी के एसेट्स जैसे पोर्ट्स और पावर प्लांट्स असली हैं और पैसा कमा रहे हैं, जिसके कारण उनके इस एक इन्वेस्टमेंट ने मार्केट में पैनिक को कॉन्फिडेंस में बदल दिया। और जनवरी 2024 में दूसरा बड़ा झटका उनके दुश्मनों को लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एक फॉरेन शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट को बिना सबूत के सच नहीं माना जा सकता। इस लीगल क्लीन चिट ने अडानी के स्टॉक्स को वापस पुरानी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यार फिर अडानी ने अपना पूरा फोकस स्टॉक प्राइस से हटाकर एग्जीक्यूशन पर रखा। फिर उन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और डेटा सेंटर्स के बिजनेस में तेजी से एक्सपेंशन किया। यार आज अडानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से पार है, क्योंकि अडानी के पास ऐसे कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं। मेरा मतलब जब तक इंडिया में बिजली की खपत होगी और पोर्ट्स पर जहाज आएंगे तब तक अडानी का इंजन चलता रहेगा।